हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैं ना बहुत स्लो स्लो बोलूँगा ताकि जो फर्स्ट टाइम ये सिलेबस कर रहा है उसको थोड़ा इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी अगर आप इसको रिवाइज करना चाह रहे हो तो आप इसको 2x में भी देख सकते हो। ये पूरा चैप्टर मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसमें जो भी हमारे टॉपिक्स वगैरह है वो हमारे बाद वाले चैप्टर्स में आएगी, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से कराऊंगा। और जिन जिन चीज़ों को मैं टिक कराऊँ वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब जो जो इसमें मैं बताऊंगा, इन जो जो मैं टिक लगाऊंगा वो आपको करना ही करना है। बाकी इसके बाद आपको एक अपनी खुद की सेल्फ रीडिंग करनी है। पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कर एक बार पूरा रीड करना है, जो आपको मतलब सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर आपको सीए निकालना है तो। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम पे इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, इसके नोट्स भी डाल दूंगा, जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स है। मतलब जो ये तो आपका पूरा चैप्टर हो गया। ऐसे ही हमारे कोस्टिंग में जितने भी चैप्टर्स है सभी में थ्योरी है। आपको सारी थ्योरी नहीं करनी है, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको बताऊंगा जो जो एग्जाम्स में आती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं एक और चीज़ करूँगा कि ये जो हमारा सिलेबस है मैं इसी महीने में कवर कर दूंगा पूरा। उससे क्या होगा कि आपके जो सितंबर अटेम्प्ट है वो वाले बच्चे भी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोस्टिंग में हमारा कुछ इतने अमेंडमेंट्स आते नहीं है, मेजर अमेंडमेंट कुछ नहीं होती। तो आप इसको सितंबर के बाद वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी देख सकते हो। अगर कुछ अमेंडमेंट आएगी तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। उसके पीछे की हमें कितना खर्चा लगाना पड़ा किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बनाने के लिए या फिर उसको प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको मैनेज करना। जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी स्टैंडर्ड्स है, उसको मैनेज करना। इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि हमने जो पहले स्टैंडर्ड बनाए हुए कि हमारा बजटेड जो स्टैंडर्ड्स है कि हमारी इतनी कॉस्ट जानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। कॉस्ट हमारी ज़्यादा जा रही है तो उसको मैनेज करना, उसको कम लाना। या फिर जो कॉस्ट हमारी जहाँ से हम ले रहे हैं उसको हम कहीं और से ले, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होता है जहाँ से हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ पहले चैप्टर में आती है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट लोएस्ट कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। अगर आपको किसी को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, अगर आपकी कोई एंटरप्राइज है, कोई फर्म है, अगर वो मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है तो उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कम करना पड़ता है। और जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर्स इतने, सब्स्टिट्यूशन इतने हो गए कि कोई ना कोई आके कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेगा, तो आपको क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तभी आप जो प्रॉफिट्स है वो आप बढ़ा पाओगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारी मीनिंग और डेफिनेशंस आती है। ये जो मीनिंग और डेफिनेशंस है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो आप इसको बस एक बार वन टाइम रीड कर सकते हो इनको। ये इतनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। बाकी ये बहुत ही कॉमन चीज़ें है, आप इसको अपने नॉलेज से भी लिख सकते हो। जैसे कि कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है? खर्चा। खर्चा किस चीज़ का? जो भी आप अमाउंट, जो भी आप अमाउंट दे रहे हो किसके लिए, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप गुड्स या फिर सर्विसेज को लेने के लिए जो भी अमाउंट दे रहे हो वो होती है हमारी कॉस्ट। ठीक है। तो कॉस्ट जो हमारी होती है वो होती है नाउन भी हो सकती है और वर्ब भी हो सकती है। नाउन इन द सेंस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आप अमाउंट दे रहे हो एक्सपेंसेस के लिए, तो वो हमारा एज अ नाउन हो गया। एज अ वर्ब जो भी आप एक्शन कर रहे हो कैन बी एज एन एक्शन टू असर्टेन कॉस्ट। कोई भी एक्शन असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट कॉस्ट को निकालने के लिए, या फिर कोई एक्टिविटी कॉस्ट को निकालने के लिए, तो वो एज अ वर्ब हो गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, पर ये मैंने बता दिया कि अगर आ जाए तो वन टाइम आप इसको रीड कर लेना, बाकी आप अपनी नॉलेज से इसको लिख सकते हो। देखिए एग्जाम में ना क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 5 नंबर का या 4 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो छोटी छोटी डेफिनेशन से नहीं आएगी, पर आपसे वन वन पॉइंट में पूछ सकती है, तो आप इसको खुद से लिख सकते हो।
इसके बाद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कॉस्ट होता है खर्चा, कॉस्टिंग होता है उस वाले खर्चे को निकालने की टेक्निक, उसका मेथड, उसका तरीका। तो कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को निकालने का टेक्निक या फिर उसका प्रोसेस वो होता है हमारा कॉस्टिंग। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें हम देखते हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम को और एक्सपेंडिचर्स को, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको निकालते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं या रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, कॉस्टिंग हमारी टेक्निक हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे जो रूल्स या फिर मेथड्स या फिर टेक्निक जो पहले से लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो हम कॉस्टिंग करते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलेंगे। अब आता है आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना। इसके अंदर क्या आ गया हमारा? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको अकाउंट्स को मैनेज करना, किस वे में मैनेज करना इसमें वो लिखा हुआ है। हमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। उनका जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसको इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ें मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन, मेथड ऑफ कलेक्शंस, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। ये सब हमारा आगे कॉस्ट मैनेजमेंट में। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो इसमें ना हमारे 5 पॉइंट्स है कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैं इधर से ही समझा देता हूँ, इसको नीचे इलैबोरेट करके उन्होंने लिखा हुआ है तो आप इसको एक वन टाइम रीड कर देना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को निकालना, असर्टेन करना कॉस्ट को। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब हमने कॉस्ट निकाल दी, अब हम उससे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हम क्या रखेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारी कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ और हमें चाहिए कि हम उस पर 20% का प्रॉफिट कमाएं। तो 20% मतलब 20 रुपये, और कॉस्ट हमारी 100 रुपये थी तो हमारा प्रॉफिट 20 रुपये हो गया, तो सेल्स पर यूनिट हमारी आ गई 120 रुपये की। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। ये वाली जो चीज़ है ये अभी हम आगे सीखेंगे, हमारे जितने भी चैप्टर्स है जैसे कि हमारा कॉस्ट शीट हो गया या फिर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गई, उन सब में हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके बाद हमारा आ गया कॉस्ट कंट्रोल। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपना एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक बजट बनाएंगे कि हमारा इस अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको डिटरमाइन करेंगे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। उसके बाद हम मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, हमारे पहले के स्टैंडर्ड से हमारी एक्चुअल की चल रही है उसको कंपेयर करेंगे। फिर अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कोई वेरिएंस आ रहा है तो हम एक्शन लेंगे उसके लिए, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मेंटेन हो पाए। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना। पर इसमें कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि उसको फ्यूचर के लिए भी कम करना। मतलब हमने ये वन टाइम नहीं है, अगर आप 10 रुपए की चीज़ खरीद रहे हो उसको आप 8 रुपए का खरीदने लग गए फॉर एनी रीज़न, लाइक आपके सप्लायर से रिलेशन अच्छे हो गए या फिर आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छी हो गई, आपकी उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब कुछ हट के वो आपको और सस्ता मिलने लग गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपका फ्यूचर के लिए भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इस बार 8 रुपये का खरीदा अगली बार 10 का ही मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फ्यूचर में भी वो 8 रुपये का ही होना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आपने कॉस्ट स्टेटमेंट कर ली, सेल प्राइस निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, कॉस्ट रिड्यूस भी कर ली। अब मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेगा कि उसको करना क्या है। मतलब अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही तो उसको कंट्रोल करना है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उसको रिड्यूस करने को उसके पास कोई मेथड है या फिर कोई वे है तो उसको अप्लाई करके मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कॉस्ट को कम करने के लिए। मतलब कुछ भी डिसीजन वो लेगा तो उसमें हेल्प करेगा ये। अब इसी चीज़ को इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ascertainment of cost, accumulate, assign and ascertainment of each cost object। जो हमारे कॉस्ट है उसको एक्युमुलेट करना, असाइन करना, असर्टेन करना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस।
ये हमारी अलग अलग कॉस्टिंग होती है। पर यूनिट कॉस्ट, पर जॉब कॉस्ट, पर ऑपरेशन कॉस्ट, पर प्रोसेस कॉस्ट, पर डिपार्टमेंट और सर्विस कॉस्ट। ये सारी जितनी भी कॉस्ट है हमारे चैप्टर से जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं वो सब हम सीखने वाले हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स। तो इस वाले को आप एक बार इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें ही आपसे पूछ सकते हैं। इन पांचों को आपको लिखना पड़ेगा और इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो मैं सबसे एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको थ्योरी में अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको ऐसा है कि मार्क्स कटे ना या फिर आपके पेजेस भी भर जाए और आप प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये टेबल एग्जाम में भी बना के आना। ऊपर ऐसे ही लिखना कॉस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे सब टेबल्स बनाना, उसमें मतलब उसके पार्ट्स बनाना और ऐसे ही लिखना। फिर ऐसे उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा टाइम जाएगा 1 मिनट का, पर आपको अपनी स्पीड अभी से ही मेंटेन करनी पड़ेगी। एग्जाम जो है हमारा 3 घंटे का होता है, पर जो अगर आप प्रॉपर लिखने बैठोगे ना तो आपका वो 3.5 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। या आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है कि आप उसको 3 घंटे से भी पहले ख़त्म कर पाओ, ताकि आप पे थोड़ा 5-10 मिनट स्पेयर बच जाए कि अगर कोई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप उसमें दे दो, या फिर आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लो। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर किसी और में आपको कोई कंटेंट बढ़ाना हो, लेंथ बढ़ानी हो, तो वो आप कर पाओ। इसके बाद आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें प्राइस फिक्स करते हैं, रेट को नेगोशिएट करते हैं, जो हमारा सेल्स और प्रॉफिट का प्राइस होता है। इसके बाद आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। हम इधर से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको नीचे एक टेबल दी हुई है, हम उससे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन, ये भी नीचे टेबल है, उससे पढ़ते हैं इसको। फिर ये तो कंपैरिजन हुई गया जैसे कि आपको ऊपर है। इसके बाद है हमारी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, अच्छे से करके जाना एग्जाम में। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल एम करता है मेंटेन करने में कॉस्ट को। कॉस्ट रिडक्शन क्या करता है? कॉस्ट रिडक्शन एम करता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जो हमने स्टैंडर्ड सेट की है उसको चैलेंज करके रिड्यूस करना कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि इसको लोएस्ट कॉस्ट को अटेन करना है, बस इसका काम खत्म। पर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। मतलब ऐसी चीजों, ऐसे कंडीशन, ऐसे परमानेंट ऐसी चीज करना जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो लो हो जाए। तो इससे हम जान सकते हैं जैसे अटेनमेंट ऑफ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इसका मतलब है कि पास्ट और प्रेजेंट को देखेगा, हमारे बजट मतलब पास्ट प्रेजेंट मतलब अभी का, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर देखेगा हमारी अभी कितनी कॉस्ट आ रही है और हम इसको कितना कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। प्रिवेंटिव आपने पहले से ही इसको डिटरमाइन कर रखा है, आप बस उसी बेसिस पे चल रहे हो। करेक्टिव, आपकी 10 रुपये आई थी, आपने देखा इसको मैं 9 रुपये ला सकता हूँ। बाकी दूसरी जो इंडस्ट्रीज है वो 9 रुपये में ले रही है, पर आप 10 रुपये दे रहे हो। आपने देखा कि वो उनको 9 रुपये कैसे पड़ रहा है, आप उसको करेक्ट कर रहे हो अपने मेथड को। फिर आपको फ्यूचर में भी वही वाली कॉस्ट मिलेगी, ताकि या फिर आपके सप्लायर से रिलेशन अच्छे हो गए। आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन दे रहे थे, पर आपको पता चला जैसे अमेजोन है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब हम कुछ मंगाते हैं तो उसमें अगर हमारी वैल्यू जो होती है वो 500 से ऊपर चले जाएगा तो उस पर डिलीवरी चार्जेस हमारे खत्म हो जाते हैं। तो हम पहले 300 रुपये का मंगा रहे थे उससे, ये एग्जाम्पल है बस एक, ठीक है। तो हम उससे पहले 300 का मंगा रहे थे, उस पर हमें डिलीवरी देनी पड़ रही थी। फिर हमने उस पर 2 यूनिट मंगाने लग गए जिससे कि वो 600 रुपये की हो गई, और 500 रुपये क्रॉस होने की वजह से उस पर डिलीवरी चार्जेस हमारे खत्म हो गए। तो इधर से हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई। कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हेन टारगेट्स अचीव्ड। एक बार आपके जो टारगेट है, जो आपने बजट बनाया है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए, एक बार वो अचीव हो गए तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। पर जो कॉस्ट रिडक्शन है उसका कोई हैज नो विजिबल एंड, उसका कोई एंड ही नहीं है, वो चलते रहेगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक मैनेजमेंट बोल ना दे कि हो गया। मतलब ऐसे तो कोई बोलता नहीं है मैनेजमेंट, सबको दिखता है कि कॉस्ट कम हो रही है तो सब कम ही करती है। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन ना आ जाए कि इसको और रिड्यूस ना करना हो, जब तक वो चलते ही रहेगा। मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बोलता ही नहीं है कि यार और कम हो रही है पर रहने दो मत करो, ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग
कॉस्टिंग हमारा टेक्निक हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट हो गई। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो है ये वाला भी आप मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप, पर आप इसको रीड करना, एग्जाम से पहले भी रीड करके जाना। ये मतलब मैं वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं रखूँगा, ऊपर वाले वेरी इंपॉर्टेंट थे, ये वाला सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट एनालाइज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल वेरिएंस एंड इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड। उसको एनालाइज करना कि कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा वेरिएंस आ रहा है बजटेड और एक्चुअल वाले में। उसको कंपेयर करना, इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो जो हमारे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी इसको चेंज करवा रही है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट बनाना। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हमारे हो गए कि कॉस्ट अकाउंटिंग पर द रूल्स प्रिस्क्राइब इन द स्टैट्यूटरी ऑफ टू मेंटेन कॉस्ट, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड वाली चीज़ें इसमें आ गई। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद द रिलेटेड डिसिप्लिन, ये तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक पॉइंट है, इसको आप लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, आप पर यूनिट कॉस्ट को उसमें देखते हो कि पर यूनिट कॉस्ट हम कम कर पाए या फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव भी हो गया, क्वालिटेटिव भी हो गया। क्वालिटेटिव इसलिए कि आपकी जो, देखो जैसे भी आपका कोई कंपटीशन है मार्केट में, आपको वो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और आपको क्वांटिटेटिव इसलिए कि आपको कॉस्ट भी कम करनी है और क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट आ रही है प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज को रिकॉर्ड करना। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इजी पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है इनमें कि कोई मतलब साइंस वाइंस नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो मतलब बहुत ही इजी है। एरिया डील विद कॉस्ट एंटी कॉस्ट प्रोसेस अटेंड करता है, एक वाइडर स्कोप है, इसमें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग सब कुछ आ जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट फिगर्स को करता है, हमने ऊपर पढ़ा था। ये फोकस करता है प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स, उनको कैसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये करता है डेवलपमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन में डेवलपमेंट में डेवलप करते हैं उसको। और ये है नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, मतलब ये रिलेटेड है प्रेजेंटेशन से, तो जैसे उनको चाहिए हम उसको वैसे प्रेजेंट करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके सर्टेन प्रिंसिपल रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो हमारी रिकॉर्डिंग कॉस्ट है हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस, में कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है, आपको जो भी अपनी सही से वो लगे, जो आप जिससे मतलब दिखा पाओ, शो कर पाओ, जो भी आपको सही फॉर्मेट लगे आप उसमें दिखा दो। इसके बाद आते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं किसी एंटिटी की। कॉस्ट अकाउंटिंग असरटेन करता है कॉस्ट फॉर पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। नेचर क्या है इसका, कि ये रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट करता है ट्रांजैक्शंस को इन मॉनेटरी टर्म्स। ये करता है, रिप्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है सिग्निफिकेंट मैटर्स कॉस्ट के। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ये हिस्टोरिकल डाटा को रिकॉर्ड करता है। इट मेक बोथ हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है, हमारे हिस्टोरिकल डाटा हो गया कि मतलब जो हमारी जो चीज़ें हो चुकी है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके जो यूजर्स होते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल एनालिटिक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई या एजेंसीज हो गई। इसके यूजर्स कौन हो गए, इंटरनल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और कुछ समटाइम्स अथॉरिटीज हो गई। अथॉरिटीज कैसे, मतलब जैसे आप पे कोई, जैसे इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया या फिर कोई ऐसी कंप्लाइंस आ गई कि आप जैसे ऑडिट करा रहे थे तो सामने से कुछ ऑब्जेक्शन आ गई, तो आप जो अथॉरिटी इन्वॉल्व हो जाती है वो भी इसको देख सकती है। फिर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल, ये शो करता है प्रॉफिट और लॉस को सेगमेंट वाइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइज कैसे भी। ये वाली चीज सेगमेंट रिपोर्टिंग आपने देखी होगी तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, जो आपका एडवांस अकाउंटिंग का एएस है, ठीक है। अब ये है, इट प्रोवाइड्स द कॉस्ट डिटेल्स फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट, प्रोसेस, जो भी है, मतलब आपका कॉस्ट बता देता है बस, ठीक है। टाइम पीरियड, ये यूजली एक ईयर के लिए होता है और ये
प्रोसेस के लिए होता है, जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो आप इसको मतलब रोक सकते हो। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ फॉर्मेट, इसमें एक फॉर्मेट सेट होता है, उसी में आपको दिखाना है। इसमें कोई फॉर्मेट सेट नहीं होता, आप कैसे भी दिखा सकते हो जो आपको एप्रोप्रिएट लगे। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ये तीनों इंटर रिलेटेड होता है। इनके भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कभी आप स्किप कर सकते हो। रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये वाला भी इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है क्वेश्चन, आप इसको वन टाइम रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अगर समझ में ना आए, कोई एग्जांपल चाहिए हो आपको, तो आप मेरे से फिर पूछ लेना। बाकी आप देखोगे इसमें फंक्शंस वगैरह तो ये बहुत ही इजी है। कलेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, उसको कलेक्शन और कॉस्ट जितनी भी आपके उसको एक जगह पे इकट्ठा करना। असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू सर्टेन कॉस्ट, चीजें बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? पॉलिसी मेकर्स, मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल कौन होते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स आपसे पूछ सकते हैं, मतलब आपका क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया आपका 5 नंबर का, उसमें आपको क्या होगा कि वो दो पार्ट्स दे देंगे, दो पार्ट्स में से एक पार्ट में उन्होंने ये दे दिया इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स बताओ, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, बस आपको इनके नाम लिखने होंगे। बाकी ये डेफिनेशन आज तक एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है कि पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं, मैनेजर्स कौन होते हैं, उनके बारे में लिखो, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट में कैसे हेल्प करते हैं, वो सब नहीं लिखा। अगर आएगा तो आप इसको लिख सकते हो, तभी मैंने बोला कि आप इसको वन टाइम रीड कर लो, क्योंकि आईसीएआई का क्या है कि वो एग्जाम अगर उनको टफ देने हैं तो वो यही पॉइंट्स जो है वो कर देती है, क्योंकि ये चीज़ों को कवर नहीं करता। तो आप इसको एक वन टाइम रीड कर देना, एग्जाम ओरिएंटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होगा ये अगर आप एक बार रीड कर लोगे। एसेंशियल ऑफ गुड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अगर आपका अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग गुड है तो उसके क्या आपको एडवांटेजेस है? ट्रस्ट ऑन सिस्टम, आपका जो सिस्टम है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव और सिंपल होगा, फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होगा, एक्यूरेट और ऑथेंटिक होगा, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव होगा, इन्फॉर्मेटिव और कंसिस्टेंस होगा। अगर आपका अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आपने जो भी चीज़ें असर्टेन की है उस पर आपको ट्रस्ट होगा सिस्टम पे अपने। इन्फॉर्मेटिव और सिंपल होगा, अगर आपकी अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसमें, तो वो सिंपल होगा और इन्फॉर्मेशन भी देगा। फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होगा, मतलब कोई भी उसको अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, इसमें फॉलो का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई अलग इंडस्ट्री हो आप उसमें भी वो फॉलो कर दो, जैसे हमारा ऑडिट में होता है ना कि जो सेम इंडस्ट्री जैसे वो ही इनको कर सकती है, मतलब एक जनरल एक्सेप्टिव प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल एक्सेप्टिव प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। एक्यूरेट और ऑथेंटिक हो गए, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव, मतलब ये जितने भी कॉस्ट की रिलेटेड चीजें होगी वो सारी इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव आपस में मिली जुली होगी। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये जो प्रोसेस है एक यूनिफॉर्मिटिव है और कंसिस्टेंट प्रोसेस है, मतलब कॉस्टिंग जो है वो एक कंसिस्टेंसी वाला प्रोसेस है, आप कभी भी इसको रोक नहीं सकते, वो चलते ही रहेगा। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, तो आप इसको रहने दे सकते हो, वन टाइम रीड करके छोड़ देना। इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग विद यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, यहाँ से अगर आपको रीड करना है ये वाला, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड द फॉलोइंग, यहाँ से आप इसको रीड कर लेना कि इसके क्या इम्पैक्ट्स है। जो हमारे ईआरपीज होते हैं, ईआरपीज हमारे क्या होते हैं, ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिखी है हमारी एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, ईआरपी में हमारा क्या होता है कि जब हम जितनी भी हमारी कॉस्ट होगी हम उसको डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, उसको मतलब जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी डिजिटली होगी। तो आप इधर से इसके इम्पैक्ट लिख सकते हो, मतलब अपने खुद से बना सकते हो कि फंक्शनल एक्टिविटी, गेट इंटीग्रेटेड, जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी आपस में मिल जाती है। पेपरलेस एनवायरनमेंट है क्योंकि ये ऑनलाइन हो गया हमारा, या फिर सिस्टम पे हो गया, तो इसमें पेपर्स का यूज नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, जितने भी हमारे बिल्स ऑफ मटेरियल होते हैं, रिक्विजिशन, नोट्स, गुड्स रिसीव्ड, ये सारे हमारे पेपरलेस होते हैं और हमारे उसी पे हो जाती है। एक ई कॉपी हमें मिल सकती है इसकी, मतलब सारा हमारे जैसे उसमें हो गया तो हम उससे कॉपी निकाल सकते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, आप इसको कहीं से भी
इसको देख सकते हो, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन। आप इसको कहीं से भी मतलब देख सकते हो, फिजिकली आपका जरूरी नहीं है कि आप जाके चेक करो, आप इसको कहीं से भी नोट कर सकते हो कि क्या हमारा स्टेटस चल रहा है, क्या कंडीशन चल रही है हमारे एंटरप्राइज की। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज सर्टेन्ड विद एक्यूरेसी इन टाइमली मैनर। टाइमली मैनर में आप इसको असरटेन कर सकते हो। मतलब क्या होता है, देखो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आप एक बार चीजें इनपुट डाल दोगे तो वो खुद ही उसको अलग अलग उसमें कैटेगरीज में शो कर देता है, जिससे कि आपको इतना खुद से भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही शो कर देती है चीजें। Uniformity in preparation of reports. Preparation of reports, budget standard can be achieved with help of IT। मतलब आप बहुत अच्छे से अपने बजट बना सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको हिस्टोरिकल डाटा दिख जाएगा कि आप कहाँ लाए कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना अपना बजट सेट कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, बहुत ईजी रहता है उसके अकॉर्डिंग। कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट्स आर जनरेटेड इन रियल टाइम। जो आप देखो, जैसे हम ईआरपीज होती है, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें हमारा पीएनएल वगैरह भी साथ में बनते रहते हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है और सेल्स से हमारा कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो वो रियल टाइम बेस पे रहता है पूरा। आईटी इनेबल करते हैं एंटिटी को टू मॉनिटर एंड एनालाइज ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विस एक्टिविटी क्लोजली टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज। मतलब आपकी जो ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब क्या होगा, ईआरपी में आप अपनी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी एक्टिविटीज है, वो सारी रिकॉर्ड कर रहे होगे। अगर उसमें कुछ भी वेरिएंस आता है, कुछ भी आपको ऐसा दिखता है कि यार ये वाली चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमने ये वाला खर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना पर इसको, बाकी खुद से बना लेना। डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड डाटा टू गेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: cost incurred on a cost object, data on time spent, resource consumption, current market price, final product or material, data lead in time availability of material, data on product demand can। नॉर्मल पॉइंट्स ही आपको से रीड कर लेने वाले। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम। आपकी जो डिजिटल अकाउंटिंग कॉस्टिंग सिस्टम है उससे क्या बेनिफिट्स होती है, ठीक है, ये वाला भी आप एक बार रीड कर लेना है। आज तक ये वाला एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर आप इसको एक बार रीड कर लेना ताकि अगर आ गया तो आप खुद से बना सकते हो। बेनिफिट, देखो अभी वैसे पॉइंट्स इसके सिंपल सिंपल है। बेनिफिट्स का हो गया कि आप परसेंटेज कर सकते हो कॉस्ट, डाटा आपको टाइमली मिल जाएगा जो ऊपर हमने देखा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग शेड्यूल, आइडेंटिफाई एलिमिनेट ऑफ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, setting the standards, eliminate cost and setting standards, predict the market demand, improve the cost benefit analysis। जो हमने ऊपर पढ़े हैं पॉइंट्स, बस वही इसमें लिखे हुए हैं। अब आता है हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने अभी ऊपर ही देखा है कि हमारे क्या क्या होते हैं, ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं, हमारा मटेरियल कॉस्ट हो गया, जॉब कॉस्ट हो गया, यूनिट कॉस्ट हो गया, बैच कॉस्ट हो गया, प्रोसेस कॉस्ट हो गया। तो ये हमारे कॉस्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके बारे में ही लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट में हमारे जैसे एग्जांपल स्मार्टफोन आ गया, टैबलेट आ गया, सर्विसेज में हमारी फ्लाइट टिकट्स वगैरह ये सब हो गई, प्रोजेक्ट्स में हमारे रेलवे प्रोजेक्ट हो गए, रोड प्रोजेक्ट हो गए, एक्टिविटी क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रोसेस में रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड ऑयल हो गया, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये भी आपका कॉस्ट यूनिट जो है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे, जब हम ABC एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो ये हम उसमें पढ़ लेंगे। चैप्टर पूरा उसी से बेस, हाँ उसी पे है, ABC एनालिसिस। अगर आपको शॉर्ट में देखना हो तो जो ऑटोमोबाइल्स है वो नंबर्स में देखे जाते हैं, सीमेंट आपके टन या फिर बैग में देखे जाते हैं, केमिकल आपके लीटर्स में देखे जाते हैं, किलोग्राम में देखे जाते हैं, गैलन में देखे जाते हैं, टन में देखे जाते हैं। पावर आपको होता है किलोवाट पर आवर, स्टील होता है टन में, ट्रांसपोर्ट देखते हैं हम पैसेंजर किलोमीटर, गैस हम देखते हैं क्यूबिक फीट। ये सारी चीज़ें हम आप अभी आगे पढ़ेंगे, तो आप अभी के लिए इसको वन टाइम रीड कर लेना, फिर हम आगे एक बार इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर्स: कॉस्ट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। आप इसका नाम से ही समझ रहे होगे कॉस्ट सेंटर क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर विच लीड टू अकाउंटेबल इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट, ठीक है, विच आर अंडर इट्स कंट्रोल। जो इसके अंदर जितनी भी चीजें आती है उसकी कॉस्ट को अकाउंट करना, ठीक है, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसकी कॉस्ट को निकालना, मेजर करना।
स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर वेयर आउटपुट इज मेजरेबल एंड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट कैन बी स्पेसिफाइड, कि आपको अगर 10,000 यूनिट बनानी है तो आपको कितना इनपुट डालना है और कितना उससे आउटपुट निकलेगा वो आप डिटरमाइन कर सकते हो, वो होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे कॉस्ट सेंटर ये है जहाँ पे आप आउटपुट कैन नॉट बी मेजर इन फाइनेंशियल टर्म्स, द इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड, जहाँ पे आप कितना इनपुट डालोगे कितना आउटपुट निकलेगा ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको हम डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। इसके बाद आते हैं रिवेन्यू सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रिवेन्यू फॉर द एंटिटी, एंटिटी के रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा रिवेन्यू सेंटर। प्रॉफिट सेंटर ऐसे जैसे हमारा रिवेन्यू था वैसे ही रिवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है उसको जो जनरेट करता है वो होता है हमारा प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। इन्वेस्टमेंट सेंटर responsible for profitability but also have the authority to make capital investment decisions, जो आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस है वो आ गए आपके इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है, ये वाली चीज आप याद कर लेना। आपसे कोई एक पर्टिकुलर सेंटर भी वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो जो अभी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग देखा था कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके लिमिटेशन है और उसकी कमियां है। एक्सपेंसिव होता है, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो वो आपका एक एक्सपेंसिव चीज हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या होगा कि एनालाइज करना पड़ेगा, बार बार उसमें देखने पड़ेगी क्या क्या ओवरहेड्स आ रहे हैं, क्या क्या ओवरहेड्स मतलब आपके इनडायरेक्ट वाले खर्चे, ठीक है, इसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक्सपेंसेस देखने पड़ेगी आपको मतलब बार बार आपको चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तो वो आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन, आपको रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी कि क्या क्या चल रहा है, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, क्या हमारे जितना भी चीज़ें आ रही है, जो हमारे इन्वॉइसेज है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए, आपको रिकन्साइल करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, आप कुछ भी हो सकता है कि आप डबल टाइम उसको रिकॉर्ड कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये छोड़ दो आप, वन टाइम रीड कर लेना। नेचर और एलिमेंट, ये भी छोड़ दो, वन टाइम रीड है। ये जो चीज़ें है ये बहुत ही बेसिक चीज़ें है, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं? मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट, जो हमारा मटेरियल का खर्चा होता है, जो हम सामान ला रहे हैं, जो हम इनपुट ला रहे हैं उसका खर्चा, मटेरियल कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, जो लेबर इंक्लूड है उस सामान को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा उससे अलग, तो वो अदर एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मतलब देखो, डायरेक्ट मतलब ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन पे लग रही हो, जो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्शन पे बेस हो, जिससे आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही हो, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो आपको डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करती आपके प्रोडक्शन पे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन में यूज होने हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन में यूज नहीं होते। डायरेक्ट एम्प्लॉय, जो आपकी डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि जो लेबर है आपकी, जो आपकी मशीन पे बैठी हुई है उस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज आपके दूसरे, जैसे आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपके मैंने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ले सकते हैं इसमें हम, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन को, हम सिर्फ एक दूसरा काम कर रहे हैं, मतलब रिलेटेड तो उसी से ऐप पर। अगर हम अकाउंटिंग ना करें तो भी आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी, तो हम उसको कंट्रीब्यूट नहीं करते। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जैसे आपके मटेरियल को आपके जो वेयर हाउस है या फिर आपका जो प्रोडक्शन सेंटर है वहां तक लाने का खर्चा, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा जो आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है आपके प्रोडक्शन पे। इनडायरेक्ट खर्चे जैसे आपकी रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी इन केस की आपकी जो मशीन चलाने की इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट में क्या आएगी कि जैसे आपका ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन से तो वो रिलेटेड नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट हो गई। अब जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट है हम उनको ओवरहेड्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था, इनडायरेक्ट वाले जितने भी वो आपके हो गए ओवरहेड्स।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनको हम कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि इसमें क्या क्या चीजें आती है इन तीनों में। बाकी आप इसको नाम से देख पा रहे होगे, प्रोडक्शन में हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हो गए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, वो सब आ गया। सेलिंग में क्या क्या आ गया, हमारी एडवर्टीजमेंट आ गई, कमीशन आ गई। अभी नीचे इन सारी चीज़ों को समझाया हुआ है, आप इसको प्रॉपर से एक बार रीड कर लेना, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शंस, ये वही ऊपर वाली चीज़ें हैं। आप डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर दोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाती है। ये हम कॉस्ट शीट में, एक पूरी कॉस्ट शीट होती है हमारी, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, हम ये चीज़ उसमें सीखेंगे। ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, ऊपर डायरेक्ट वाले खर्चे प्लस कर दोगे, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दोगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बन जाएगी। अगर आप उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर ऐड कर दोगे तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन के आ जाएगा। उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देना तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन के आ जाएगी। इसके बाद फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये आपकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, अगर आप वन टाइम रीड कर लोगे तो खुद से इसको बना सकते हो। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लो या प्रोड्यूस मत करो वो आपकी फिक्स ही रहेगी। जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट, आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको मंथली या फिर ईयरली वो अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा, वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो ये हमें समझाया हुआ है कि आपका कोई भी आउटपुट है, आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी, आप कितना भी बनाओ ना बनाओ। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जो आपकी प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे उतना बढ़ते रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि आपके डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल डायरेक्ट लेबर, जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आपका आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट जो है ये बढ़ते जा रही है। ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है और और वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है, उसको हम फिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक बंदा हायर किया हुआ है सेल्स के लिए, ठीक है, तो आपने उसको बोला भाई कि यार तेरे को मैं मंथली 20,000 रुपीज दूंगा, पर अगर तू 100 यूनिट से ऊपर, 100 आउटपुट से ऊपर तो अगर सेल करेगा तो उस पे मैं तेरे को पर पीस 10 रुपये या 100 रुपये दूंगा। तो जो वो आपने फिक्स कर रखा है 20,000, वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आप जो एडिशनल दे रहे हो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये ऐसे रहती है, हमारी फिक्स कॉस्ट ये थी, वेरिएबल कॉस्ट ये थी, अब हमने उसको इंक्लूड कर दिया, ये टोटल कॉस्ट बन गई। ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो देखो, ये जो है ये स्टार्टिंग में तो पास से निकली है, पर आगे जाते जाते इसका जो डिस्टेंस है ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारी सेमी वेरिएबल टोटल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे, ये हमारे मेथड्स है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इनको आप वन टाइम रीड करके छोड़ देना। ग्राफिकल मेथड, जो आप ग्राफ पे शो कर देते हो, ये आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। हाई लो मेथड, ये आप ऐसे स्टेटमेंट बना के शो कर दोगे कि हाई वॉल्यूम कितनी है, लो वॉल्यूम कितनी है और उसमें डिफरेंस कितना है। एनालिटिकल मेथड, एनालाइज कर रहे हो आप चीज़ों को, कि जैसे एग्जांपल आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 3,000 रुपये है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70% है, तो इसका 70% आपका हो गया 2100। 2100 ये हो गया, तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 900 रुपये आ गई। जैसे मतलब 3,000 रुपये टोटल है, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट बचेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी, इसमें आपके टेबल बना दोगे कि आपके कितने अमाउंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, चेंज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट, तो ऐसे डिटरमाइन कर लेना इसको। लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस एक बार रीड कर लो, आपको हो जाएगा ये। कंट्रोलेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में है कंट्रोल करना, वो आपकी हो गई कंट्रोलेबल कॉस्ट। एग्जांपल के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजिंग डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, सम ऑफ ओवरहेड्स जनरली कंट्रोलेबल। आपके यहाँ पे आप एक ऑफिस का रेंट दे रहे हो जो आप यूज नहीं कर रहे,
तो ये तो आपके हाथ में है ना कि आप तो वो यूज नहीं कर रहे, आप उसका रेंट क्यों दे रहे हो? आप उस वाले ऑफिस को वैकेंट कर दो, अपने एक दूसरी अपनी जगह पे ले आओ और चीजें। तो जो आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो हो गई आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट। पर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, जो वो दूसरा जो फैक्ट्री है हमारी, उधर एक मशीन रखी हुई है। जो मशीन है वो क्या है कि महीने में 3 महीने, मतलब साल में 3 महीने चलती है। और मशीन जो है वो बड़ी है, वो और कहीं रख भी नहीं सकते। तो वो हो गई आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, क्योंकि आपको वो रेंट देना ही पड़ेगा अगर आपको मशीन वहां पे रखनी है। ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट जो आपकी लगनी ही लगनी होती है कॉस्ट, वो आपकी नॉर्मल कॉस्ट हो गई। मतलब अगर आप 1000 यूनिट खरीद रहे हो 100 रुपए की, तो 1 लाख रुपए वो आपकी नॉर्मल कॉस्ट हो गई। एब नॉर्मल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आप एडिशनली दे रहे हो जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। मतलब आपका हो गया, जैसे आपने 100 यूनिट मंगाई, 1000 यूनिट मंगाई 100 रुपए के हिसाब से, 1 लाख की। उसमें से आते आते आपकी 10 यूनिट जो है वो खराब हो गई। 10 यूनिट का मतलब क्या है, आपके 1000 रुपये खराब हो गए। तो आपकी 99 हजार की आ रही, जो आपका 1000 रुपये खराब हुए वो आपकी अब नॉर्मल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट हमारी हो गई द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट इंक्रीजेज। ऐसी कॉस्ट जो हमारी जो वॉल्यूम है अभी, उस पे जो इंक्रीज होता है वो मार्जिनल कॉस्ट हो गई। एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये भी हमारी एस्टिमेशन वाली है। डिफरेंशियल कॉस्ट, जो हमारा डिफरेंस होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कॉस्ट, वो होती है हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट। इनपुटेड कॉस्ट, ये हमारी नोशनल कॉस्ट होती है जो इन्वॉल्व नहीं होती किसी कैश आउटले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जितनी भी हमारी कॉस्ट एग्जांपल दिए हुए हैं, ये हमारी इनपुट कॉस्ट हो गई। कैपिटलाइज कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ये जैसे हमारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गए, कुछ भी हम मशीनरी लगा रहे हैं उसके इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंस है वो हमारी कैपिटलाइज कॉस्ट हो गई। प्रोडक्ट कॉस्ट, दिस आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपने 12th में भी पढ़ा है कि हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट जो हमारा हो सकता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लाइक अगर आप पे 1 लाख रुपए है, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको 1,20,000 रुपये मिल जाएगी 1 साल बाद। और यही अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट बना दोगे 1 लाख रुपए की, तो उस पर 10% का इंटरेस्ट अगर हम एज्यूम कर ले, तो आपको 1,10,000 रुपये मिल जाएंगे अगले साल। तो आपकी जो 1,10,000 रुपये है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब नेक्स्ट बेस्ट जो चीज़ हो सकती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो आपकी जेब से खर्चा जा रहा है, वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गई। शटडाउन कॉस्ट, द cost which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी मशीन का, अगर आपकी कोई मशीन है जो साल में 3 महीने ही चलती है, पर मशीन आपकी इतनी बड़ी है कि आपको उधर रखना ही पड़ेगा, तो आप उसको उसको रेंट आपको पूरे साल का ही देना पड़ेगा। तब आपकी शट डाउन कॉस्ट हो गई। संक कॉस्ट, historical costs incurred in the past are known as sunk cost. They are play no role decision। The example हो गए case of decision related to replacement of a machine, रिटर्न डाउन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। ऐसी कॉस्ट जो आपके पास में इंकर हो चुकी है पर आपकी अभी भी वो चलती आ रही है, तो वो आपकी संक कॉस्ट हो गई। एब्सोल्यूट कॉस्ट, दिस कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्लांट प्रोसेस ऑफ यूनिट इन टोटलिटी, वो आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट हो गई, मतलब टोटल कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, सच कॉस्ट आर नॉट टाइड टू क्लियर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बीच में जो एक, अभी हमने ऊपर डिस्क्रिप्टिव कॉस्ट पढ़ी थी, ये वही है डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट, these are costs which are not assigned to the product but are charged as expense against the revenue of the period in which they are incurred। तो वो आपकी पीरियड कॉस्ट हो गई, पीरियड की कॉस्ट। इंजीनियर कॉस्ट, cost that result in specifically from a clear cause and effect relationship between input and output। एग्जाम्पल हो गए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो मतलब आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रही है इंजीनियर कॉस्ट, वो हो गई। एक्सप्लिसिट कॉस्ट नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इन इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश सैलरीज, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी हो गई? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, इसका एक
अलग से चैप्टर है, इसका भी एक अलग चैप्टर है। सिंगल और आउटपुट कॉस्ट, किसी सिंगल चीज के लिए या फिर किसी आउटपुट के लिए जो कॉस्टिंग हो रही है वो हमारी इसमें आ गई। बैच कॉस्टिंग है, एक एग्जांपल के लिए पार्ले जी बिस्किट का एक पूरा बैच बन रहा है तो उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। जॉब कॉस्टिंग, किसी बंदे ने हमें बोल दिया कि हमें मेरे को पर्टिकुलरली यही चीज चाहिए तो वो जॉब कॉस्टिंग आ गई। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें जो कॉस्ट आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारी ऐसी चीजें जो रिफाइन होती है, जैसे हमारा हो गया, इसमें एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। मिल्क हो गया, उससे हम बटर बनाते हैं, उसको प्रोसेस करके मतलब घी बनता है, बटर बनता है, तो वो आपकी प्रोसेस कॉस्ट हो गई। कैसे निकलती है ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपको प्रॉपर से एक शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी जो सर्विसेज होती है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, बसेज हो गई, इसकी जो कॉस्ट निकालते हैं, फेयर निकालते हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। मतलब उसका क्या खर्चा आएगा वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। मल्टीपल कॉस्टिंग, जितनी भी ऊपर कॉस्टिंग में अभी बताई है, जितनी भी लिखी हुई है ऊपर, उसमें से एक दो, एक लग हाँ, दो लग जाए, तीन लग जाए, वो हमारी मल्टीपल कॉस्टिंग होती है। अब इन्होंने नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं सीरीज वगैरह। प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे शुगर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रियल एस्टेट, इसमें हम देखते हैं ईच प्रोसेस, ईच कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल आउटपुट कोल्ड ड्रिंक्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हॉस्पिटल्स, कस्टमर स्पेसिफिकेशन यूनिट्स एडवर्टाइजिंग, मल्टीपल कार असेंबली। ये आप एक बार शॉर्ट में खुद ही रीड कर लेना, वन टाइम रीड करके छोड़ देना, बाकी बाद में जो चैप्टर्स है उधर हम इसको अच्छे से कर ही लेंगे। इसके बाद आपका आता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे चैप्टर्स बाद में हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बाकी जितनी वीडियोस होगी वो शॉर्ट शॉर्ट होगी, क्योंकि इसमें चैप्टर में इतना कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसकी एक सिंगल वीडियो बना दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी और वीडियोस आने वाली है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है कोस्टिंग की, ये सारी वीडियोस मैं उसी में ऐड करते रहूँगा, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। बाकी हमारे जो स्टडी मैट होता है उसमें एक समरी वाला पॉइंट होता है, इसमें हमने जो भी ऊपर पढ़ा है उसका एक समरी इसमें लिखी हुई होती है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ऊपर वाले चैप्टर को वन टाइम रीड कर दो, बाकी जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की आप उसको अंडरलाइन कर लेना। उससे क्या होगा कि आप जो फाइनल में मतलब आप जो एक रिवीजन करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी इससे, इन वाले अंडरलाइन से। अगर आप अंडरलाइन वाली चीज़ पढ़ लोगे तो भी आपका एक बार वो रिमाइंड हो जाएगी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी पहले। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस आपको खुद बनाने हैं, खुद सॉल्व करने हैं। ना हो मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा पूरी। वैसे तो ये वाली सिर्फ एक थ्योरी चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी के क्वेश्चन है, ये आप कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये आ सकता है कॉस्ट मैनेजमेंट, ये भी आ सकता है इंस्टॉलेशन का, नहीं आएगा। ये वाला कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, इससे मेरा मतलब है आपको एक वन टाइम रीड करके छोड़ देना है इसको। ये वाला आप खुद से बना सकते हो, वन टाइम रीड करने के लिए बोला था मैंने। ये आप बाकी चैप्टर करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा, मतलब वन टाइम रीड कर लो इसको, बाकी आप खुद ही बना पाओगे। ये वाला तो एबीसी पड़ेगी, ये सारे आप खुद बना लोगे, ये भी आपका खुद बन जाएगा, बाकी तो एमसीक्यू है। चलो ये वाला फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको हम वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, कोई आपको मेथड चेंज करवाना हो मेरा पढ़ाने का, या फिर आपको चाहिए कि मैं और एग्जांपल दूँ तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको और भी एग्जांपल दे दूंगा। ये बस एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बनाना चाह रहा था इसको, इसलिए मैंने इतने एग्जांपल्स नहीं दिए। मेन जो चीज़ रहेगी वो रहेगी आपकी सेल्फ स्टडी, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे आपका उतना ही अच्छे से होएगा।
और उतनी ही जल्दी आपका सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ पहली वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।